हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम करेंगे दृष्टि आईएएस नोट से कंप्लीट। आज हमारा टॉपिक है थर्ड, जिसमें हम सभी राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यूजीसी नेट एमपी सेट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित परमार शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी उनकी। परमार शासकों के शासनकाल के अनुसार उनको जमाना है। सबसे पहले आते हैं कृष्णराज, उनके बाद आते हैं सियक हर्ष, फिर बागपति मुंज, फिर सिंधुराज और सबसे लास्ट में आते हैं भोज। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। विष्णुगुप्त एक पल्लव राजा हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कीर्तिवर्मन एक चालुक्य राजा हैं, ये भी सही है। तीसरा, यशो विग्रह एक कलचुरी राजा हैं, ये गलत है। इंद्र एक राष्ट्रकूट राजा हैं, ये भी सही हो जाएगा। और शह विष्णु एक पल्लव राजा हैं, तो ये भी सही है। शह विष्णु और विष्णुगुप्त ये पल्लव राजा हैं, सही है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड सही। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भरतकृत नाट्यशास्त्र में उल्लिखित नृत्य के बारे में सही है बताइए। तो जो भरत जी के द्वारा लिखी गई है नाट्यशास्त्र, उसमें कौन कौन से नृत्य दिए गए हैं उनको बताना है। भरतकृत नाट्यशास्त्र में सही उल्लिखित नृत्य हैं। पहला, मस्तिष्क की 13 मुद्राएं हैं, आँखों की 36 मुद्राएं हैं, गर्दन की 9 मुद्राएं हैं, हाथ की 37 मुद्राएं हैं, ये सही हो जाएगी। तो मस्तिष्क की 13, आँखों की 36, गर्दन की 9 और हाथों की 37। आंसर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषता में से एक नहीं है बताइए। सामंतवाद की क्या विशेषताएं नहीं है। तो सामंतवाद में पद स्वप्निक भूमि मध्यवर्ती का उदय होता है, बलात्श्रम का प्रचलन भी था, कृषक भूमि अधिकारों की कटौती भी हुई थी, लेकिन अधिशेष को नहीं लेना ये इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक इकाई थी। प्रशासनिक इकाइयां थीं पठक, पट्टल, विषय और विधि। पठक, पट्टल, विषय और विधि ये प्रशासनिक इकाइयां थीं। आंसर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। पहला है, शंकराचार्य द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता सम्मिलित हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, आज जो शंकराचार्य हैं मंडन मिश्र के शिष्य थे, ये गलत है। जेठेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, ये सही हो जाएगा। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा किप्टो बुद्धिस्ट या प्रच्छन्न बुद्ध कहे जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। ये 2 कथन दिए गए हैं, सही बताना है।
पहला कथन है, चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में बैकुंठ विष्णु मंदिर, जो विष्णु है वो लक्ष्मण बैकुंठ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। तो पहला सही हो जाएगा। तीसरा जो दिया गया है, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज प्रथम ने विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि या चित्र को प्राप्त किया है, तो गलत हो जाएगा। कृष्ण की छवि नहीं बल्कि शेषनाग की छवि इन्होंने प्राप्त की थी, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, क्षेमेंद्र के समय मृतका में समाज के भिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। तो क्षेमेंद्र के समय जो मृतका में समाज के किन क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। क्षेमेंद्र की जो समय मातृका है इसमें स्त्रियों के साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइका के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था। अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन में शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी होता था। तो 12 महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट है, पौमाचार्यम जो पौमचार्यु है निम्नलिखित में से किस कथा का जैन रूपांतरण है। पौमाचार्यम जो कि एक जैन रूपांतरण है वो रामायण का रूपांतरण है। नेक्स्ट आते हैं, मूशिक वंश की रचना किसने की है। मूशिक वंश की रचना की है मूशिक वंश की रचना किसने की है। अतुल के द्वारा की गई है। अतुल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आते हैं, किस निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरे को प्रथमतः एक मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया था। जो कोहिनूर हीरा है उसको कहाँ प्रतिष्ठित करवाया था, किन ने। निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरे को सबसे पहले मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया था। ये है काकतीय राजवंश। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सही है। पहला, कल्हड़ की राजतरंगिणी में पश्चिम भारत के शासकों के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे, दूसरा सही है। तीसरा, अलवार दक्षिण भारत के शैव संत थे, ये गलत हो जाएगा। नयनार थे शैव संत। तो फिर आते हैं, नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय जो परंपरा है उनके महान शिक्षक थे, तो ये सही हो जाएगा। और व्यास ने महाभारत लिखने के पूर्व भगवत गीता लिखी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन कौन से सही हैं, दूसरा और चौथा सही हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला दिया गया है, अशोक के बृहद शिलालेख 5 में वर्णन किया गया है उसकी धर्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में वर्णन है 5 में। अशोक के बृहद शिलालेख 6 इसमें वर्णन किया गया है उसके राजत्व के सिद्धांत का। अशोक के बृहद शिलालेख 7 इसमें वर्णन किया गया है अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता। और जो अशोक का बृहद शिलालेख 8 है इसमें वर्णन किया गया है अशोक की धार्मिक यात्राएं, इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है।
नाथ मुनि के द्वारा लिखी गई है न्याय तत्व। क्या लिखा है? न्याय तत्व इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आता है कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया है? कश्मीर के निम्न शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया है? उनका नाम है संग्राम राज। संग्राम राज ने महमूद गजनी का सामना किया है। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले जो संस्कृत ग्रंथ हैं उसे कहा जाता है स्थल पुराण। नेक्स्ट आते निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं न्यायनिका, फिर प्रभावती, फिर गिद्दड़, उसके बाद है अक्का देवी, 4th नंबर पर 5 पर आती है रुद्रमा देवी। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऐहोल अभिलेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं? ऐहोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं? तो ये करते हैं कालिदास और भास के साथ। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे? वैष्णव परंपरा के लिए जाने जाते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुयायी में जाने जाते हैं नम्बलवार। नम्बलवार को कहा जाता है वैष्णव परंपरा के अनुयायी, नम्बलवार। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था। किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया है? इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले आते हैं भवभूति, इनका संबंध है यशोवर्मन से। भारवी, उनका संबंध है शय विष्णु से। राजशेखर का संबंध है महिपाल से। और रवि कीर्ति का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट आते हैं वैशाख के नाट्य। देवी चंद्रगुप्तम को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपियों में पाया गया है। इस नाट्य का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की पांडुलिपियों में भी पाया गया है? मतलब जो वैशाख दत्त है उसका नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उनके भोज के श्रृंगार प्रकाश में उनकी पांडुलिपियां मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं देवी चंद्रगुप्तम की पांडुलिपियां? वैशाख दत्त के नाट्य देवी चंद्रगुप्तम को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपियों में पाया जाता है। इस नाटक को और कुछ निम्न पांडुलिपियों में भी देखा जा सकता है, वो हैं गुणचंद्र का नाट्य दर्पण। गुणचंद्र का नाट्य दर्पण में भी देवी चंद्रगुप्तम की पांडुलिपियां मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की कालगणना का उल्लेख किया गया है? तो भारत युद्ध की कालगणना कहाँ मिलती है? निम्नलिखित में किस अभिलेख में भारत युद्ध की कालगणना का उल्लेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भारत युद्ध की कालगणना का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से
राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी थी? निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह राजा कौन सा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटी की जमीन मांगी थी? तो उनका नाम है चंद्रपीड़। कौन है ये? चंद्रपीड़ है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेश को क्या कहा जाता है? राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा जारी और उनकी सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेश को कहा जाता है राजश्रावितम। क्या कहा जाता है? राजश्रावितम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एलोरा के निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो ऐसी कौन सी गुफा है जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? एलोरा में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर या कौन सी गुफा है जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो वो हो जाएगी धम्मीर लेन और रावण की खाई। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी? धम्मीर लेन और रावण की खाई। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति नरकासुर से जोड़ते हैं? तो निम्नलिखित में कौन सा राजवंश है जो अपनी उत्पत्ति को नरकासुर से जोड़ता है? तो वो हो जाएंगे असम के बर्मन। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है? क्षेमेंद्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, बताइए। कश्मीर कवि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं कला विलास और समय मातृका। कला विलास और समय मातृका को क्षेमेंद्र ने लिखा है। केवल बी और डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राजाओं में से किनने अपने समयकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? शैलेंद्र वंशी राजाओं ने शैलेंद्र वंशी राजाओं द्वारा किन्होंने अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो इनका नाम है बालपुत्र देव और श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, दोनों के साथ। तो बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा, देखिए। सबसे पहले आते हैं, जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पर दक्षिण हस्त वाम हस्त समूहों को क्रमशः इडई और वलगई कहा जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां सम्मिलित थीं। तो ये सही है, बी। सी में दिया गया है दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अस्पृश्य
मुख्य रूप से पढ़इयों को अपने समूह से बाहर रखा था, तो ये भी सही हो जाएगा, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेखक दिए गए हैं और उनके धर्मशास्त्र दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भट्ट लक्ष्मीधर ये कृतकल्पतरु के लिए जाने जाते हैं। देवर्ण भट्ट ये स्मृति चंद्रिका के लिए जाने जाते हैं। हिमाद्री ये चतुर्वर्ग चिंतामणि के लिए जाने जाते हैं। और श्रीधर स्मृत सार के लिए जाने जाते हैं। तो भट्ट लक्ष्मीधर कृतकल्पतरु के लिए जाने जाते हैं। देवर्ण भट्ट यह स्मृति चंद्रिका के लिए जाने जाते हैं। हेमेंद्र ये चतुर्वर्ण चिंतामणि के लिए और श्रीधर समर्थ सार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गुर्जर प्रतिहार राजाओं का सही कालक्रम होगा वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, फिर मेहरभोज, फिर महेंद्रपाल प्रथम। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कल्हण के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका सही क्रम होगा, जो कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानियां हैं, उनका सही क्रम है, पहले आती हैं सुगंधा, फिर आती हैं गिद्दा, फिर सूर्यमती और उसके बाद आती हैं रड्डा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा के मंदिरों में निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उड़ीसा के मंदिरों में निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आती है प्रभाग, उसके बाद आते हैं वरंड, फिर बेंगी बेकी, तीसरे नंबर पर चौथे पर आते हैं खुपरी। उड़ीसा के मंदिरों को नीचे से लेकर ऊपर में जमाना है। सबसे पहले आते हैं प्रभाग, फिर वरंड, तीसरा बेगी और फिर आते हैं खुरपरी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती है, उसे मृतक वृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृतक वृत्ति के अनुदान का विवरण मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही हैं। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। गुप्त संबंध से संबंधित निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। इनका नाम है अलबरूनी। किनके द्वारा दी गई है, अलबरूनी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, बरुनजी का क्या अर्थ होता है।
वरुणजी का अर्थ क्या है? जो वरुणजी है ये असम की वंशावली रिकॉर्ड है। असम की वंशावली रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? वरुणजी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता है? प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चालुक्यों में देखने के लिए मिलती। कहाँ पे? चालुक्यों में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, खरोष्ठी लिपि के लिखित धम्मपद की पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की जो पांडुलिपियां हैं वह खोतान से मिली हैं। कहाँ पे मिलती हैं? खोतान से मिली हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार हैं? मनुस्मृति के टीकाकार हैं कुल्लुक और मेघातीर्थ। कुल्लुक और मेघातीर्थ ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? मनुस्मृति के टीकाकार हो जाएंगे, कुल्लुक और मेघातीर्थ। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अलबरूनी और भारत के बारे में निम्नलिखित में से विवरण में संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। अलबरूनी कौन सा विवरण किया है भारत के बारे में, उसको बताइए कौन सा सही है। अलबरूनी और भारत के बारे में जो विवरण दिया गया है वो सही होगा। उस देश से निकल दिए गया और 10 साल बाद भारत रहने का आदेश दिया गया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांव और शहरों के बाहर रहते थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके जैसा देश नहीं है, कोई देश नहीं है, और उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? बताइए। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर ईंटों से बना हुआ है? तो ये है भीतरगांव मंदिर, कानपुर में स्थित है, और लक्ष्मण मंदिर जो कि सिरपुर में है। ये दोनों मंदिर ईंटों से बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन सा खतरनाक हथियार लेकर आए थे? सात सौ बारह में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लाए थे? तो वो अपने साथ नाव था और मंजनिक लाए थे। क्या लाए थे? नाव था और मंजनिक लाए थे। पहला और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित चोल राजाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चोल राजाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र, और फिर आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र और कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट आते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णित किया है? तो इन्होंने स्वयं को वर्णित किया है जो ऐहोल अभिलेख है
इसके रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवी के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन कहता है कि नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने स्वर्णदीप या जो यवन भूमि है उनके राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए 5 गांवों का मांगा था, तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा, यह शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपनी मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले आते हैं भुवन कोश, इसका संबंध है भूगोल से। नेक्स्ट है बृहद जातक, इनका संबंध है बृहद जातक ज्योतिष से संबंधित है। दश रूपक का संबंध है नाट्य कला से और मानसार का संबंध है वास्तुकला से। तो दश रूपक का संबंध है नाट्य शास्त्र से या नाट्य कला से, तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला आता है, जो नागर शैली है, नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है और इनके प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक पेक्ष होते हैं जो क्रॉस रूप प्रदान करते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, द्रविड़ शैली, इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनका प्रामाण्यमाकार है, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा, कश्मीर शैली, यह वाह विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है, ये गलत हो जाएगा। और बेसर शैली, यह उत्तरी एवं दक्षिणी शैलियों का मिश्रण है, तो चौथा सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक बाजारों एवं बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छोटे सामाजिक बाजारों और बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच में स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मंडीपिका। क्या हो जाएगा? मंडीपिका, ये इंगित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। अग्रहार के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह ऐसा शब्द है जो कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम है, ये भी सही है। सामान्य तौर पर ये अनुदान स्थायी होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा, दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व और अन्य संसाधन एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चारों ही सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक इतिहास में राज्यों और भूमि अनुदानों का विस्तार देखने को मिलता है। ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि अनुदान ने राजनीतिक शक्ति में विधि मान्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृषि संबंधों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कृषि का विस्तार हुआ और ग्रामीण समाज अत्यधिक स्त्रीकृत बन गया। यह शहरी अवनति का काल नहीं था और दक्षिण भारत को देखने से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यहाँ शिल्पों, शहरों, व्यापार
और व्यापार संघों का पर्याप्त विकास हुआ। उपमहाद्वीप, चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों में काफ़ी विस्तार हुआ। भक्ति, पूजा, धार्मिक विचार एवं व्यवहार की प्रमुख विशेषता थी। मंदिर न केवल पवित्र स्थान थे बल्कि शहरी केंद्रों के मूल एवं राजनीतिक प्रतीक भी थे। इन्हें पर्याप्त संरक्षण मिला, जिसके कारण वे विभिन्न सामाजिक समूहों में क्रियाकलाप एवं आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु बन गए। संस्कृत और देशी भाषाओं में अनेक पुस्तकों की रचना, साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। मंदिर, जो मूर्तिकला का विकास, परिष्करण हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय शैली स्पष्ट देखने को मिलती हैं। 600 से 1200 ईस्वी के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर घटनाक्रम ने विशिष्ट क्षेत्रीय संगठनों एवं प्रतिमानों में निश्चित रूप धारण किया। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला, यहाँ इंकित पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ था? यहाँ इनके जो पूर्व मध्यकाल है वो प्रारंभ हुआ था 600 ईस्वी के समय। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि दान था उसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ था कि इससे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि प्रायः अनुदान प्राप्तकर्ता को भूमि के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी। और उन्हें शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया इन्होंने। और तीसरा, जो भेदभाव विहीन ग्रामीण समाज का और स्तरीकरण हुआ। तो ये भी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। पहला, पूर्व मध्यकाल में सामंत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय समाज जो सामंतवाद है उससे काफ़ी भिन्न था। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कथन कहता है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्पों, व्यापार संघ एवं शहरी केंद्र के विकास से स्पष्ट होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? तो 600 से 1200 ईस्वी के बीच अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय में क्या प्रासंगिक नहीं है? पहला, संस्कृत ग्रंथों का विकास, और तीसरा, स्थापत्य कला एवं कला का परिष्करण। ये दोनों ही इसमें प्रासंगिक नहीं थे। देशी भाषाओं का विकास हुआ था, कला, स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैली का भी उदय हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महाशिवगुप्त बलार्जुन का है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, मेघूती मंदिर ऐहोल रवि कीर्ति का है। मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि पटकल त्रिलोक्य महादेवी का है। और बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय का है। ये सभी कथन सही हो जाएंगे, पहला गलत है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली में है, बताइए। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए हैं इसमें सभी की नागर शैली है, लेकिन जो ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर है उसका शिखर कैसा है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा में निम्नलिखित मंदिरों का कौन सा देउल पंचरथ है? देउल पंचरथ में आते हैं, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा देउल पंचरथ है?
जिसमें लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर ये कौन हो जाते हैं, देवल पंचरथ हो जाते हैं, लेकिन परशुरामेश्वर इसमें अंतर्गत नहीं आता। तो 1 2 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए, कथन और कारण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो पहला कथन है कि कलचुरी राजा गांगे देव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसने लक्ष्मी के प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देवेंद्र चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बुद्ध विहार बनवाया था। गोविंद्र चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने एक बुद्ध विहार बनवाया था सारनाथ में। कहाँ पे बनवाया है, सारनाथ में बनवाया है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनके आश्रयदाता बताइए। पहले आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का संबंध है कुमारपाल से। फिर हैं जयदेव, इनका संबंध है लक्ष्मण सेन से। क्षेमेंद्र का संबंध है अनंत से। क्षेमेंद्र का संबंध किससे है, अनंत से है। और राजशेखर का संबंध है महेंद्रपाल से। राजशेखर का संबंध किससे है, महेंद्रपाल से है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है नर्ममाल, ये क्षेमेंद्र की है। दूसरा रत्नावली हर्ष की है। प्रतिमा नाट्य ये भाष्य का है। लेकिन जो मालती माधव है भारवी की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मालती माधव भारवी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है बताइए। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार माने जाते हैं स्कंद स्वामी। कौन माने जाते हैं, स्कंद स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट है 1121 में एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है, जहाँ चरक संहिता, व्याघ्रभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। वह विद्यालय कहाँ पर है। ग्यारह सौ 21 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख किया गया है, जहाँ पर चरक संहिता और व्याघ्रभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। ये है तिरुवाडुथुरई में होती है। नेक्स्ट आते हैं, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है या जीर्णोद्धार करवाया है। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के उपरांत किसने उनका पुनर्निर्माण करवाया, तो उनका नाम है कुमारपाल। कुमारपाल ने फिर से पुनर्निर्माण करवाया है सोमनाथ मंदिर का। नेक्स्ट आते हैं, अभिनव गुप्त निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। अभिनव गुप्त प्रसिद्ध आचार्य हैं।
अभिनव गुप्त प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। प्रतिविज्ञा संप्रदाय की, किसके? प्रतिविज्ञा संप्रदाय से माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि नाना देशीय व्यापारिक संघ ने दावा किया है कि इन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा तर्क है कि सुमात्रा में लोबू तुबा से प्राप्त 11वीं शताब्दी का एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, परमार्थ चीन के 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ इन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? परमार्थ चीन में 20 साल रहे, उससे अधिक रहे और वहाँ पर 70 बुद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। वे उज्जैन से थे। नेक्स्ट आते हैं, किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? जलकर किसने लगाया था? किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? गहड़वाल में मिलता है। किसमें मिलता है? गहड़वाल में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य गलत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो पहला, इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। एलोरा में श्री कृष्ण के द्वितीय के आदेश पर कैलाश मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और जो कविराज मार्ग है, इसके लेखक कौन है? नृपतुंग हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कविराज के लेखक हैं नृपतुंग। नेक्स्ट आते हैं, कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर के राजाओं का सही कालक्रम हो जाएगा दुर्लभ वर्मन, चंद्रपीड़, ललितादित्य और अवंती वर्मन। दुर्लभ वर्मन, चंद्रपीड़, ललितादित्य और अवंती वर्मन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को उनके लिखे जाने के क्रम में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो लेख हैं उनको उनके लिखे जाने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दी गई है विक्रम अर्जुन विजयम, दूसरी मिताक्षरा, तीसरे नंबर पर आएगी मनोल्लास और चौथी आएगी चतुर्वर्ग चिंतामणि। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति अर्थात लाट संधि विग्रह लक्षित होती है? किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लाट संधि विग्रहिक लक्षित होती है? तो ये कल्याण चालुक्य में मिलती है। किसमें? कल्याण चालुक्य में मिलती है।
नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। मंदिर और निर्मात्री रानी बतानी है। आधे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आधे वहाँ दिए गए हैं, इसलिए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो कथन सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। जैन ग्रंथ और उनके लेखक बताने हैं। पहला दिया गया है कुवै माल्या, ये उद्योतन सूरी ने लिखा है। फिर आते हैं समराइच कहा, ये हरिभद्र के द्वारा लिखा गया है। तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने की है। और फिर यश तिलक चंपू को लिखा गया है सोमदेव ने। यश तिलक चंपू को किसने लिखा है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कुवै माल्या को लिखा है उद्योतन सूरी ने। समराइच कहा हरिभद्र ने लिखा है। तिलक मंजरी धनपाल ने लिखा है। और यश तिलक चंपू को लिखा है सोमदेव के द्वारा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में घटी यंत्र का उपयोग कहाँ होता था, या जो घंटी यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता था। पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का प्रयोग कूपों द्वारा सिंचाई हेतु किया गया है। कूपों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में शैव आचार्य कौन थे? दक्षिण के शैव आचार्य हैं उनका नाम है सुंदर मूर्ति। दक्षिण में शैव आचार्य सुंदर मूर्ति थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है अपराजित पुष्य, ये स्थापत्य से संबंधित है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। लीलावती नाट्यशास्त्र से नहीं थी, गलत हो जाएगा। और वैजंती का संबंध है शब्दकोश से। वैजंती शब्दकोश से संबंधित है। लीलावती ये है गणित से। चीज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वह चोल राजा कौन है जिन्हें कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह एक शहली राजकुमार से कराया था। वह चोल राजा कौन है जिन्होंने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ संधि स्थापित कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह शहली राजकुमार से करवाया था? इनका नाम है कोलोतुंग। क्या नाम है इनका? कोलोतुंग प्रथम है। नेक्स्ट आते हैं रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्नलिखित गुफाओं में प्राप्त होते हैं। रामायण के विषय में कहाँ पर उत्कीर्ण मिलते हैं? रामायण विषय से संबंधित जो उत्कीर्ण हैं वो गुफाएं मिलते हैं आंध्र प्रदेश के उड़नवल्ली में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के उड़नवल्ली में रामायण से संबंधित उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सम्राट की आज्ञा ना मिलने पर कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात क्षमा कर दी गई वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया? सम्राट की आज्ञा ना मिलने पर कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा के लिए आए और जब चीन वापस जाने पर उनकी गुप्त रूप से देश से निकल जाने की बात को क्षमा कर दिया गया बल्कि उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था? इनका नाम है हैंसोंग। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रशासक और उनके विभाग बताइए।
प्रशासक और उनके विभाग बताइए। सबसे पहले दिए गए हैं बाढ़गाधिकृत, ये कोष से संबंधित हैं। दशा पारधिक, इनका संबंध है न्याय से। महाशप्लिक का संबंध है, महाशप्लिक आते हैं हमारे अभिलेखागार से। और जो शौलिक हैं इनका संबंध है राजस्व से। देखो, जो भंडाराधिकृत है वो कोष से आते हैं। दशापारधिक का संबंध है न्याय से। महाशप्लिक का संबंध है अभिलेखागार से। और शौलिक का संबंध है राजस्व से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर बिहार की स्थापना किसने कराई थी? सोमपुर बिहार बनवाया है। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर बिहार को बनवाया है धर्मपाल ने। किसने बनवाया है? सोमपुर महाविहार को धर्मपाल ने बनवाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित किए। जैसे सबसे पहले आते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, तीसरा गंगकोण चोलपुरम का मंदिर, और फिर आता है ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, पूर्व एंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों के निम्नलिखित में से भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध बताइए। पूर्व एंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों के भारतीय राजवंशों से गहरे संबंध थे, तो ये हैं चोल और पाल। चोल और पालों के गहरे संबंध थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 के अनुसार सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 के अनुसार सही नहीं है? बताइए। दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, यदि दास आत्महत्या कर ले तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दस्तावेज के काल जो क्रियान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाता था, तो ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक के शीर्षक बताइए। लेखक और उनके पुस्तक के शीर्षक, सबसे पहले आते हैं डंडी, इनके द्वारा लिखी गई 10 कुमार चरित्र। भाष्य ने लिखी है प्रतिमा नाटक। हेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है चतुर्वर्ग चिंतामणि। और भवभूति ने लिखी है उत्तरराम चरित्रम, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजा के नाम और उनके विरुद्ध बताइए। सबसे पहले आते हैं नरसिंह वर्मन, इनका संबंध है वातापी कोड से। नरेंद्र वर्मन प्रथम आते हैं वातापी कोड से। कोलोतुंग प्रथम आते हैं सुगमित वित्र से, सुगम वित्र से आते हैं। नंदी वर्मन का संबंध है तेलोरिंद से, तो नंदी वर्मन तृतीय का संबंध है तेलोरिंद से। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है सत्याशय से, तो नरसिंह वर्मन का संबंध है वातापी की कोड से। कुलोत्तुंग प्रथम का संबंध है शुंगमित वित्त से। नंदी वर्मन तृतीय का संबंध है तिलारेंद्र से। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है सत्याशय से।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्रीय संगठन नहीं था। कौन दक्षिण भारत का एक वाणिज्य या समुद्री संगठन नहीं था, तो ये हो जाएंगे महाजन। नेक्स्ट आते हैं श्री विजयराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। श्री विजयराज के बारे में सही कथन बताने हैं। श्री विजयराज के बारे में सही हो जाएगा। पहला दिया गया है कि पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बुद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान दिए थे, तो पहला सही है। दूसरा, चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहृदयपूर्ण संबंध थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा, मार विजयोत्तुंग बर्मन ने नागपट्टनम में एक बुद्ध मठ का निर्माण कराया था, तो ये भी सही हो जाएगा कि मार विजयोत्तुंग बर्मन ने नागपट्टनम में एक जो बुद्ध मठ है उसका निर्माण कराया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सही हैं। नेक्स्ट आते हैं लेखक और उनके कार्य बताइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले आते हैं बल्लाल देव। इनका संबंध है भोज प्रबंध से। जगन्नाथ पंडित हैं, इन्होंने रसगंगा का वर्णन किया है। नेक्स्ट आते हैं कृष्णदेव। इनका संबंध है पारसी प्रकार से। कृष्णदेव का संबंध किससे है? पारसी प्रकार से है। और शुक का संबंध है राजावली पताका से, ये पताका से, राजावली पताका। बल्लाल सेन का संबंध है भोज प्रबंध से। जगन्नाथ पंडित का संबंध है रस गंगाधर से। कृष्णदेव का संबंध है पारसी प्रकाश से। और शुक का संबंध है राजावली पताका से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से तमिल कवि कांची से संबंधित हैं, बताइए। कांची में कौन कौन से थे? तमिल कवि जो कि कांची से संबंधित हैं उनका नाम है अप्पर और सुंदरमूर्ति। दोनों ही कहाँ से संबंधित हैं? कांची से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है, बताइए। तो ये है श्रवणबेलगोला के गुम्मट की 81वां प्रतिमा, है ना, गोमटगिरी की। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण भारत में किस राजवंश का यह दावा था कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है? दक्षिण भारत के किस राजवंश ने यह दावा किया है कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है? तो ये हो जाएंगे कल्याणी के चालुक्य। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कथन कारण, बताइए। कथन और कारण बताइए। तो पहला कथन कहता है कि भंडारकर वीर शैव को लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं, जिसका प्रादुर्भाव शैव के आराध्य पद्धति से जोड़ा जाता है। तो पहला हो जाएगा इसका सही। दूसरा, ब्राह्मणीय कर्मकांड एवं जाति व्यवस्था के प्रभुत्व की
स्वीकृति लिंगायत आंदोलन का मूल तत्व है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्था और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में किया गया था, बताइए। तो सबसे पहले नेफ्था और मैंगनीज का प्रयोग सबसे पहले किया गया था सिंध में 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत क्षेत्रवाद से संबंधित है। किससे है? क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था बनवाई थी। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना करवाई थी, तो विग्रहराज के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले लेखक और उनके पुस्तक। पहले आते हैं विल्हड़, इनका संबंध है विक्रमांक देव चरित्र से। बाणभट्ट का संबंध है हर्ष चरित्र से। सोमेश्वर का संबंध है अभिलाषा तीर्थ चिंतामणि से। और विज्ञानेश्वर का संबंध है मिताक्षरा से। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चोल काल के उत्तर मेरु सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से चोल काल के उत्तर मेरु सभा के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। पहला, ग्राम 20 उपखंडों में बटा हुआ था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये गलत हो जाएगा। उम्मीदवारों की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी, तो ये भी सही है। उनके पास कुल शैक्षणिक योग्यता, अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? बी वाला गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, बताइए। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क का, मीनाक्षी मंदिर मदुरई और जगन्नाथ स्वामी मंदिर पुरी। ये तीनों ही मंदिर पूर्वी तट पर स्थित हैं भारत के। नेक्स्ट आते हैं, हूणों ने निम्नलिखित सिक्कों का प्रचलन किया था। हूणों के द्वारा रजत और ताम्रपत्र के जो सिक्के हैं वो चलाए गए हैं। तांबे के और रजत के सिक्के हूणों के द्वारा प्रचलित कराए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, दिलवाड़ा के बिमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? दिलवाड़ा का बिमल मंदिर आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट आता है, गांगेय कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार या लक्ष्मी की आकृति खोदी हुई सिक्कों का निम्नलिखित में से किन शासकों ने अनुकरण किया है? तो गांगेय कलचुरी के द्वारा लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे। और किन के द्वारा सिक्के चलवाए गए हैं? गांगेयदेव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों को चलवाया है गोविंद चंद्र गहरवाल ने, उदयादित्य परमार ने और परमादिदेव चंदेल ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयकाली बाढ़ से बचाने के लिए बेतिस्ता नदी पर बांध बनवाया था?
कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य की प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए एक बेतिस्ता नदी पर बांध बनवाया था? उनका नाम है अवंती वर्मन। किसने बनवाया है? अवंती वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि हेमचंद्र रचित 12वीं शताब्दी की विलक्षण रचना कुमारपाल चरित्र एक लंबा काव्य है। इसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं का वर्णन है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें संस्कृत एवं प्राकृतिक व्याकरण के नियमों का भी वर्णन किया गया है, तो ये भी सही हो जाएंगे। दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस नरेश या राजा का जन्म उनके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? निम्नलिखित में से किस नरेश का जन्म उनके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो उनका नाम है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का जन्म एक सैनिक छावनी में हुआ था उनके पिता के अभियानों के समय। नेक्स्ट आते हैं, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मेहर भोज के शासनकाल में भारत आया था? किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मेहर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो इनका नाम है सुलेमान। किसको? सुलेमान है ये। नेक्स्ट आते हैं, नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं कर्ण निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रदर्शित की गई हैं? नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य मुद्राएं जो कर्ण है उनको वर्णित किया गया है बृहदेश्वर मंदिर में। किसमें? बृहदेश्वर मंदिर में ये प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनके स्रोत बताइए। लेखक और उनके स्रोत, पहले आते हैं वाचस्पति। इनका संबंध है, जो वाचस्पति हैं इनका संबंध है विवाद चिंतामणि से। वाचस्पति का संबंध है विवाद चिंतामणि से। फिर आते हैं रघुनंदन, इनका संबंध है स्मृति तत्व से। कमलाकर भट्ट का संबंध है निर्णय सिंधु से। और मिश्र मित्र का संबंध है वीर मित्रोदय से। पहले वाचस्पति आते हैं, इनका संबंध है विवाद चिंतामणि से। रघुनंदन आते हैं स्मृति तत्व से। कमलाकर भट्ट का संबंध है निर्णय सिंधु से। और मित्र मिश्र का संबंध है वीर मित्रोदय से। सी इसका सही, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलाभ विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलाभ विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विद्रोह था, ये भी सही है। इन्होंने 75 वर्षों तक शासन किया है, तो ये भी सही है। इन्होंने बुद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कथन सही बताने हैं।
कथन कहता है कि महाबलीपुरम में शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव के रूप में किया गया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्नलिखित में से कौन सा दान समारोह आयोजित किया गया था? राष्ट्रकूट नरेश कीर्ति जो दंती दुर्ग हैं, इन्होंने उज्जैनी में दान समारोह संपादित किया था, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट आते हैं कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसे राजतरंगिणी में तुरुष और मूर्ति भंजक कहा जाता है? तो राजतरंगिणी में तुरुष और मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? कश्मीर के निम्न शासकों में से किसे राजतरंगिणी में तुरुष या मूर्ति भंजक कहा गया है? तो इनका नाम है हर्ष। हर्ष को कहा गया है तुरुष या मूर्ति भंजक। नेक्स्ट आते हैं शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बुद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बुद्ध विहार बनवाया गया था नालंदा में। कहाँ? नालंदा में बनवाया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो पहला, कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डमार सबसे ज़्यादा परेशान का कारक थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अलबरूनी कहता है कि कोई शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, ये बात नहीं कही गई है, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, इब्ने ए अशीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबक्तगीन के समय ही मुसलमान बनारस में रहते थे, तो ये सही हो जाएगा। और मुइज़्ज़िन के भारत आक्रमण के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मलिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? बी गलत है। नेक्स्ट आते हैं पुलकेशिन के ऐहोलाभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नलिखित लेखकों के बराबर माना है। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवी के समकालीन या उनके बराबर माना है। नेक्स्ट आते हैं कंबोडिया के भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः किसे समर्पित है? कंबोडिया के जो भव्यतम स्मारक है अंकोर वाट, वह भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रंथ और उनके विषय बताइए, कौन कौन से ग्रंथ किससे संबंधित हैं। ग्रंथ और उनके विषय, सबसे पहले आते हैं बृहद जातक, इनका संबंध है ज्योतिष से। फिर हैं दश रूपक का संबंध है नाट्यशास्त्र से। लीलावती का संबंध है गणित से। और मानसार का संबंध है वास्तुशिल्प से। मानसार का संबंध है वास्तुशिल्प से। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि नाना देशी समुदाय जो कि एक बड़ा व्यापारिक संघ था विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने
उत्तर बर्मा के उस सुदूर नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आते हैं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार के राजकवि हैं? तो ये महमूद गजनवी के। नेक्स्ट आते हैं, कागज एक खाम क्या है? तो कागज एक काम का संबंध है कागज एक खाम क्या है? तो यह एक द्विभाषी राजस्व अभिलेख है। एक द्विभाषी राजस्व अभिलेख है कागज एक खाम। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले है वृत्ताकार मंदिर, ये होयसाल मंदिर से संबंधित है। फिर है तारा मंदिर, तारा मंदिर योजना, यह जयपुर के वैराट से संबंधित है। आयताकार मंदिर योजना, इसका संबंध है दक्षिण कौशल मंदिर से। और बहुकोणीय मंदिर, यह सांची के मंदिर से संबंधित है। तो वृत्ताकार मंदिर यह होयसाल मंदिर से संबंधित है। तारा मंदिर जयपुर के वैराट से संबंधित है। आयताकार मंदिर दक्षिण के कौशल मंदिर। और बहुकोणीय मंदिर ये सांची के मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भिन्न चित्र उपलब्ध हैं? तो अलग चित्र किस मंदिर में देखने को मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र मिलते हैं? तो ये हो जाएगा नित्य मलाइका विजयालय चोलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, अलबरूनी के अनुसार अंतज थे। अलबरूनी के अनुसार जो अंतज थे वह शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। तो कथन कहता है कि चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी थी वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ मुद्राएं जो कि उसके अग्रज भ्राताओं को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं और हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित बताती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं, उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे। उस राजवंश की पहचान कीजिए जिनके शासक अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। हो जाएंगे सेन। सेन स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है? तो इनका नाम है चामुंडराय। नेक्स्ट आते हैं, मार्को पोलो की पुस्तक प्रमुख रूप से वर्णन करती है। मार्को पोलो क्या बताती है?
मार्को पोलो की पुस्तक प्रमुख रूप से वर्णन करती है दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का, दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का वर्णन करती है। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण भारत के राजाओं की निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या है। दक्षिण भारत में राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का मुख्य कारण है गोदावरी कृष्णा नदी और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। कुमारगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था, सही है। प्रथम हूण शासक तोड़मान पश्चिमी भारत एवं एरन के आसपास के मध्य भारत जीतने में सफल रहा था, ये भी सही हो जाएगा। तोड़मान ने जैन धर्म को अपनाया था, ये भी सही है। मेहरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, संस्थापक और उनके मत बताइए। संस्थापक और उनकी मत, पहले आते हैं भंडारकर। इनका संबंध रहा है राजपूतों की हूण उत्पत्ति बताते हैं। चंदबरदाई, इन्होंने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। कर्नल टॉड, इनके द्वारा वर्णन किया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है। और गौरीशंकर ओझा के द्वारा वर्णन किया गया है कि राजपूत की क्षत्रिय उत्पत्ति है, राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति बताई है गौरीशंकर ओझा ने। कर्नल टाड ने बताई है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति। चंदबरदाई अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं और भंडारकर राजपूतों की हूण उत्पत्ति बताते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कारण बताइए, कथन कारण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आते हैं कथन। पहला कथन है कि उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने जाते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आते हैं, नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है, बताइए। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह नलियर दैव्य प्रबंधन में किया है, नलियर दैव्य प्रबंधन में किया है नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले आते हैं कीर्तिवर्मन, इनका संबंध है बातापी से। सह विष्णु का संबंध है कांचीपुरम से। दंतिवर्मन का संबंध है मान्यखेत से। और विजयालय का संबंध है तंजौर से। विजयालय का संबंध किससे है, तंजौर से है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से चोल वंश के राजस्व अधिकारी कौन थे, चोल वंश के राजस्व अधिकारी कौन थे। चोल वंश के राजस्व अधिकारी माने जाते हैं भरतपुर गत्ता को माना जाता है राजस्व अधिकारी चोल वंश में। नेक्स्ट आते हैं चचनामा सिंध के इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है चचनामा। चचनामा जिसमें सिंध का इतिहास है, इसको लिखा गया है अरबी भाषा में। किस में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है।
नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? शून्य के अभिलेख के प्रमाण मिलते हैं भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में। किससे मिलते हैं? भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में शून्य के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।